एट क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड। हम मॉडर्न पीरियड को कैसे स्टडी करते हैं। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वेरियस टाइप्स ऑफ सक्सेस यूज्ड सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। आपने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा एक पर्टिकुलर पीरियड को स्टडी करने के लिए। The advantages of sources for the modern period are that they are found in abundance. अब मॉडर्न पीरियड का एडवांटेज ये है कि यहाँ के सोर्सेस हमें काफ़ी सारे मिलते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्कवरीज हो चुकी थी, तो काफ़ी सोर्सेस प्रिजर्व्ड हैं एंड आर ऑल्सो वेल प्रिजर्व। साइंटिफिक मेथड्स आर अवेलेबल टुडे इन टुडेज वर्ल्ड। आज के ज़माने में साइंटिफिक मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कितना टाइम पुरानी है, विच मेक इट ईजियर फॉर अस टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। और इसकी वजह से अब रिकॉर्ड्स भी हम प्रिजर्व रख पाते हैं। द सोर्सेज फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर वेरियस। कुछ सोर्सेज आपको नीचे दे रखे हैं, तो हम इनको दो कैटेगरीज में करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेज देखते हैं। इसके अंदर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट्स एंड वीडियो टेप्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके हैं बिल्डिंग्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री सच एज द गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। इसके अंदर आपके कॉइन्स, पेंटिंग्स और वेपन्स भी उस टाइम के इंक्लूड हैं। देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में यानी सरकार के द्वारा लिखित में कोई चीज़ जब दी गई थी तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एज इट इज़ जो हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आर अदर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। दीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व इन द आर्चीव्स। इनको प्रॉपरली अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है। आर्चीव का मतलब होता है अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स। जब सिस्टमैटिकली आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करते हो, रखते हो। एंड गिव अस फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो यहाँ से हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है क्योंकि हमें डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है, वाया वाया होके नहीं आ रही है हमारे पास में। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड लेटर्स हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स, लेटर्स एंड मैगजीन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर ऑल्सो केप्ट इन लाइब्रेरीज। बहुत सारे रिकॉर्ड्स लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएंगे। एंड आर्चीव्स दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। उनको अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया है ताकि जो अलग अलग रीजन में लोग हैं उनको समझ सकें। सम ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इवन टुडे। और कुछ तो मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट हुए न्यूज़पेपर्स आज भी चल रहे हैं। लेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस टाइम के लेटर्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन, जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लेटर्स से हमको समझ में आता है। प्रिंटेड बुक्स हैं। दे गिव अस डिटेल अबाउट द अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। इसके ज़रिए हमें अलग अलग फील्ड के अचीवमेंट्स पता लगते हैं जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एट्सेट्रा। बुक्स के ज़रिए हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन उस पीरियड की वो भी समझ में आती है। बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। इससे लोगों की लाइफ और फेमस पर्सनालिटीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पता लगता है। गुड टू नो में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की नोवेल थी घेर बैरन, द होम ऑफ द वर्ल्ड, which was set in the early 20th century Bengal, depicts the clash between the political ideologies of two factions of the freedom struggle, the revolutionaries advocating Swadeshi and the more conservative leaders called the moderates opposing it. तो यहाँ पे दो ग्रुप्स का क्लैश देखने को मिलता है। इनकी जो बुक है इसका मेनली जो मतलब था वो था होम ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे फिल्म्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो टेप्स हैं। फिल्म्स एंड पिक्चर्स पोर्ट्रे लाइव्स ऑफ फेमस पीपल एंड इवेंट्स। द इम्पैक्ट ऑफ सच फिल्म्स और वीडियो क्लिपिंग्स इज मोर परमानेंट एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट ऑफ अदर सोर्सेज। जैसे हम कई बार ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग एरा की, तो हमें समझ में आता है कि उस टाइम पे लोगों का ड्रेसअप कैसा था, क्या उनकी सोच थी, डायलॉग डिलीवरी किस तरह से थी, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, शब्दावली क्या थी उनकी। और फिर उस टाइम पर अगर कुछ पीरियोडिकल फिल्म्स बनी होंगी तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा एक रिलायबल सोर्स होगा आपके लिए, तो ये ज़्यादा परमानेंट है। दीज मूवीज़ आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल आर्चिव्स। तो इनको डिजिटल आर्चिव भी कहते हैं। मैपिंग। इन ऑर्डर टू एक्टिवली एडमिनिस्टर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नीड टू मैप द सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया पे अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रखना चाहते थे, इफेक्टिवली इसको करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है पूरा, उसको और प्रॉपर तरीके से समझा जाए। फॉर विच दे गॉट वेरियस सर्वेज कंडक्टेड। और इसीलिए ने सर्वे करना शुरू करा। दे सेटअप द सर्वे ऑफ इंडिया एट देहरादून। Elaborate maps are drawn up showing the location of towns and cities। बड़े बड़े मैप बनाए जहाँ पे टाउन्स और सिटीज़ की लोकेशन क्लियर थी।
विथ वेरियस फीचर्स, फ्लोरा, फौना, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी एट्सेट्रा। उनमें क्लियरली समझाया गया था कहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यानी किस तरह के पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, वहाँ के लैंड फॉर्म्स कैसी है, बाकी रिसोर्सेज क्या हैं। सेकेंड रिसोर्सेज में हम देखते हैं, अब ये सारी चीज़ें वो थी प्राइमरी वाली जो ओरिजिनली हमारे पास एज इट इज़ प्रिजर्व्ड है। सेकेंड रिसोर्सेज में दीज इंक्लूड रिपोर्ट्स, रिव्यूज़, आर्टिकल्स एंड प्रिंटेड बुक्स बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। इन प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ने के बाद लोगों ने जो समझा, उन पे रिव्यू दिए, उन पे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स वगैरह, प्रिंट्स वगैरह बनाए सारे आइडियोलॉजिस्ट सच एज जेम्स मिल, तो उनसे हमें समझ में आता है वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, यानी प्राइमरी के बाद क्या उन्होंने समझा। तो यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिस्ट हैं जैसे जेम्स मिल, मैक्स म्यूलर एंड विंसेंट स्मिथ टू कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। ये कुछ लोग थे जिनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडियन कल्चर को जानने में। एंड एग्जामिन मेनी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा। थ्रू दीज टेक्स्ट, customs and norms that would help them to rule efficiently। इन टेक्स्ट के ज़रिए उनको इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम और नॉर्म्स के बारे में ज़्यादा एफिशिएंटली समझ में आया और रूल करने में उनको ज़्यादा आसानी रही। दीज कॉलोनियल राइटर्स प्रोजेक्टेड द व्यू दैट इंडिया वॉज अ बैकवर्ड कंट्री। अब इन कॉलोनियल राइटर्स का जो उन्होंने व्यू निकाला, इन सबको पढ़ के उनको ये लगता था कि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है एंड ब्रिटिश रूल वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। और ऐसी बुरी स्थिति में इंडिया पे ब्रिटिश रूल तो एक वरदान की तरह है जो इनको मॉडर्नाइज करेगा, जो इनकी डिस्कवरीज करेगा। हाउ एवर द नेशनलिस्ट राइटर्स सच एज बंकिम चंद्र चैटर्जी, इनके अगेंस्ट में जो नेशनलिस्ट राइटर्स थे हमारे जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, वांटेड टू रीडिस्कवर इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट। ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं अपने जो ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो गौरवान्वित इतिहास है, उसको रीडिस्कवर करें। दादा भाई नेहरू, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू की एक बुक थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड जवाहरलाल नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक्सपोज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इन दोनों किताबों से क्लियर होता है कि ब्रिटिश रूल का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट था इंडियंस के ऊपर, हाईलाइटिंग इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट। द इंडियन पीपल्स ग्रीवेंसेस, भारतीय लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वर रिफ्लेक्टेड इन मेनी राइटिंग्स। वो काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारी राइटिंग्स के ज़रिए सामने आई, सच एज नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्र। तो ये कुछ राइटिंग्स थी जिससे पता लगता था कि मॉडर्न पीरियड में इंडिया की कंडीशन क्या थी।